ओके जी। अब हम लोग देखेंगे। देखेंगे ल्यूपलाइट का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। ल्यूपलाइट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन वन, एक वन का, ल्यूपलाइट के ए का पार्ट वन। अब हम लोग पार्ट टू देखें, जिसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि आपने कंप्यूट करना है क्या, calculation of goodwill arising on the acquisition of Police and Company, measuring the NCI at fair value और proportionate share of net assets पे 3 मार्क्स की हमारी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं इसको। ओके जी, तो जरा देखते हैं एक्विजिशन ऑफ पोलिसन कंपनी का। लिप्लॉयड कंपनी एक्वायर्ड कितना, 80% ऑफ द 5 मिलियन इक्विटी शेयर्स $1 ईच ऑफ पोलिसन कंपनी ऑन 1 जुलाई 2004 फॉर कैश ऑफ कितना, 90 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई एट द एक्विजिशन वाज कितनी है, 22 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा जी, 80% एक्वायर करा है, कैश कंसिडरेशन कितनी है, 90 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है एक्विजिशन पे, 22 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एट द एक्विजिशन कितनी है जी, 65 मिलियन। एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग एसेट, कोलेशन कंपनी परचेज फैक्ट्री साइट ब्ला ब्ला ब्ला, ये हम लोग लास्ट रिक्वायरमेंट में डिटेल में देख चुके हैं, तो हमें इसमें घुसने की मजीद जरूरत, बोलो भाई, नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जरा अपनी वर्कबुक खोल लें। ठीक है, और वर्कबुक खोल लिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्या सिनेरियो था यहाँ पे हमारा, गुडविल कैलकुलेशंस का सिनेरियो था। ठीक है, जरा एक सेकंड। ओके जी, क्या है रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी, और क्या नाम देंगे, गुडविल कैलकुलेशंस। गुडविल कैलकुलेशंस का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब आएंगे और दोनों मेथड्स में हमने निकालनी है गुडविल, फेयर वैल्यू मेथड में और इसमें फेयर वैल्यू मेथड में भी निकालनी है और प्रोपोर्शनेट मेथड में भी निकालनी है। तो फेयर वैल्यू मेथड, और इधर मैं लिख दूंगा प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कंसिडरेशन आप जो मर्जी लिख दें, एक ही बात होती है। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखना था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, कितना आ गया, 90, 90। ठीक है, और प्रोपोर्शनल मेथड में भी 90 आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट हमारा एनसीआई एट एक्विजिशन। मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेरे 22 था, और यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री की वैल्यू आएगी 17.6। ठीक है, क्यों आया ये फर्क, डिफरेंस क्यों आया 22, हम लोगों ने एनसीआई की फेयर वैल्यू ली है एक्विजिशन पे, जबकि प्रोपोर्शनल मेथड में जो हमारी पुरानी वैल्यू है 17.6 फैक्ट्री की, वो ही आएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं और नेट एसेट्स एट एक्विजिशन पे चलें, तो -88 आ गया, और इधर भी आ गया -88। ठीक है जी, सो फॉर सो गुड, इज इक्वल टू सम करा मैंने, सम 24, और इज इक्वल टू सम करा मैंने, टर्म 19.6 आ गया। ठीक है, सो दैट्स इट, ये हमारी गुडविल आ गई। अच्छा जी, अब
अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि एनसीआई प्रोपोर्शनल मेथड में 17.6 मिलियन कैसे आई, तो देखो अभी दिखा दिखा भी देता हूँ। एनसीआई एट एक्विजिशन अंडर प्रोपोर्शनल मेथड क्या है भाई, 88 थे नेट एसेट, नेट एसेट्स हमारे कितने थे, 88 थे, राइट। इसका आप ले लें इज इक्वल टू सम, 88 थे, एनसीआई की परसेंटेज क्या 20% है, ठीक है, 17.6 आ गया। और इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, देखो फेयर वैल्यू, आप कहोगे भाई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्विजिशन पे 88 आपने किस तरह निकाला है, तो वो भी बता देता हूँ। एज पर सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 88 किस तरह है भाई, एज पर पार्ट ए, पार्ट ए में हमने निकाले, ये आपने बता दिया एग्जामिनर को भाई किस तरह निकाल रहा हूँ, तो किस तरह निकाल रहे हो, इज इक्वल टू सम, भाई हमने पहली रिक्वायरमेंट में करा था 65 प्लस कितना था 23, तो ये कितना आ गया 88 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट भी जो है वो डन एंड डस्टेड हो जाती है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, और अब अगला हमारी ये रिक्वायरमेंट भी जो है वो पूरी हुई, खत्म शुरू हो गई, और अब तक हम लोगों ने 10 मार्क्स उठा लिए। अब हम लोग जाते हैं रिक्वायरमेंट बी की तरफ, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, क्या कह रहा है, कैलकुलेशन and allocation of the coalition company impairment loss at 30th June 2008 and a discussion of why the impairment loss of coalition company would differ depending on how NCI यानी कि non controlling interests are measured. Your answer should include a calculation and explanation of the impairment would impact upon the consolidated financial statements of Lloyd company, 11 marks, ठीक है। अब इसके अंदर जनाब कैलकुलेशन भी आ रही है और थ्योरी भी आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग किस तरह इसको करते हैं, आइए जी, हम लोग इसको दोनों जगह कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ इसको एक्सेल पे कर दूंगा, ठीक है। आप दोनों जगह पे करते हैं, मैं इसको एक्सेल पे करता हूँ, ठीक है। आप करें आज, आइए जी, बी बी पार्ट है और इम्पेयरमेंट मैंने बोल दी, ठीक है। आप इम्पेयरमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे पहले। एन इम्पेयरमेंट arises where the carrying amount of the net assets exceeds the recoverable amount, ठीक है। ये बता दिया मैंने। फिर where the cash flows cannot be independently determined for individuals assets, they should be assessed as a cash generating unit, that is the smallest group of assets which independently generate क्या कहेंगे कैश फ्लोज
impairment of cash generating units are allocated first to goodwill, and then to the other assets in proportion to their carrying amounts. No asset should be reduced below its recoverable amount. ठीक है जी, ये मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह बता दिया कि पहले मैंने बता दिया कि इम्पेयरमेंट अराइज होती है जब कैरिंग अमाउंट नेट एसेट्स का एक्सीड कर जाता है रिकवरेबल अमाउंट को, और फिर कैश फ्लोज जो है वो इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन नहीं किए जा सकते फॉर इंडिविजुअल एसेट्स। उनको असेस करना होगा कैश जनरेटिंग यूनिट में, जो कि स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स को होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली कैश फ्लोज जनरेट कर रहे होते हैं मेल मिला के। और इम्पेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट जो है वो एलोकेट होती है कि पहले गुडविल को खत्म करते हैं और डैमेज एसेट्स को करते हैं, फिर कैरिंग अमाउंट जो है वो सब एसेट्स का प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कटाते हैं जितनी भी इम्पेयरमेंट रह जाती है, और कोई भी एसेट जो है वो उसके रिकवरेबल अमाउंट से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं फेयर वैल्यू मेथड पे। द ओवरऑल impairment of Collison company is कितनी है जी? $30 million। 30 million 30 million होगी। किस तरह होगी अभी बता देता हूँ आपको जी। इज इक्वल टू, मैंने करा सम ब्रैकेट ओपन, 106 मेरा आया, ठीक है, प्लस मेरी गुडविल आई 24 million की, ठीक है, माइनस मेरा 100 दूसरी चीज होगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इसने किया नहीं तो मैं इसको क्यों दिखा देता हूँ। is equal to sum 106 plus 24 minus 100, ठीक है जी, 30 million मैंने लिख दिया। 30 million हो गया। आप एग्जामिनर को चेक करना होगा आपकी वर्किंग को, तो इसके ऊपर वो डबल टैप करेगा और चेक कर लेगा, ठीक है। 30 million। अच्छा जी, अब मजीद आगे बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। द डैमेज बिल्डिंग शुड बी impaired by कितना? $4 million with a corresponding charge to profit or loss, since $4 million has already been allocated to the land and buildings अच्छा जी, उसमें से $26 million of impairment loss remains to be allocated। आपने ये बता दिया, ठीक है। कि आपने क्या करा जी, आपने बता दिया कि
ओवरऑल इम्पेयरमेंट जो है वो 30 मिलियन की होगी। किस तरह भाई, 106 में 24 माइनस 100, तो ये 30 मिलियन आ रहा है, जिसमें से 4 मिलियन जो है वो प्रॉफिट और लॉस में आप बिल्डिंग यूज में ले जाएंगे, बाकी आप दूसरे एसेट्स पे एलोकेट करेंगे। अब मजीद हम लोग क्या करेंगे वो हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। द फुल $24 million of goodwill should be written off and expense in the consolidated statement of profit or loss, ठीक है। of the remaining $2 million impairment, ठीक है। अब ये किस तरह होगी $2 million की इम्पेयरमेंट किस तरह होगी, देखो उसको दिखा देते हैं भाई, इजिकल टू सम। तो मैंने लगाया 30 मिलियन थी ओवरऑल, ठीक है, जिसमें से 4 मिलियन मैंने निकाला था और 24 मिलियन मैंने निकाला था। 2 मिलियन इस तरह मेरा आया वर्किंग, वो आप भी इस तरह चेक कर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, मजीद आप बोलोगे कि नीचे आ जाएंगे, इजिकल टू सम, आ जाओ जी, 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 9 अदर एसेट्स के मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल मेरा कितने थे, 2 मिलियन के थे दूसरे एसेट्स। ये मैंने प्लांट एंड मशीनरी का निकाला, ठीक है। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया मेरा 20, ठीक है। 20 आ गया, तो इसमें आप बोलोगे यानी कि मेरा 20 मीन्स कितना आ गया जी, 2 मिलियन। 2 मिलियन इम्पेयरमेंट में से 1.25 million will be allocated to plant and machinery, ठीक है, और and 0.75 million will be allocated to the remaining intangible assets, जिसमें मेरा कितना आ जाएगा, इजिकल टू सम 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, मजीद मैं बोलूंगा क्या, एज नो एसेट्स have been previously revalued, the impairments are charged to profit or loss, ठीक है। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट लाइन उठाई मैंने, और अब मैं मजीद इसके ऊपर बात करूंगा, अभी हमारा यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, कि ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस 24 मिलियन,
ठीक है, किस तरह भाई मैंने निकाला है 24 मिलियन इज इक्वल टू, देख लो जी, इज इक्वल टू सम 30 मल्टीप्लाई बाय 80%, 24 मिलियन। ठीक है, 24 million will be attributable to the owners of Luke Lloyd Company and 6 million, and अब मैं बात करता हूँ कितना भाई, इज इक्वल टू सम पे लगाया 30 मल्टीप्लाई बाय 20%, yes 20%, 6 million to the NCI in the consolidated statement of profit or loss। यहां तक हो गई गेम। अब हम लोग चलते हैं अगले उस पे कि एलोकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट। is summarized in this table। ठीक है, आ जाओ भाई, अब वो एलोकेशन जो इम्पेयरमेंट की उसको निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट की मैंने हेडिंग दे दी। ठीक है, आप लोग पूरा पूरा लिखना भाई, शॉर्ट राइटिंग नहीं करना एग्जाम में। इम्पेयरमेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा रिवाइज कैरिंग अमाउंट। सबसे आ जाओ, पहले आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ कितनी थी, 60 थी। इम्पेयरमेंट मेरी थी -4 की, तो इज इक्वल टू सम 60, और इसको यूं लिया, सॉरी 56 आ गया। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी, -15, यहाँ कितना आ गया, -1.25। अच्छा जी, अगला चलो इंटेंजिबल अदर देन गुडविल। अदर देन गुडविल क्या है, 9। यहाँ क्या आ गया, -0.75। ठीक है, अच्छा जी, आ जाओ अगले पे चलो, अगले पे चलो। गुडविल, गुडविल कितनी है मेरी गुडविल, यम 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 24। ऑब्वियसली गुडविल हमारी पूरी की पूरी उड़ानी है हमने, तो -24 हो गई। ठीक है, करंट एसेट्स कभी भी फिर रिपोर्शन में नहीं होगी, तो करंट एसेट्स, ठीक है, एट रिकवरेबल अमाउंट, एट RA यानी कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है भाई, 22। यहाँ कितना आ जाएगा, बस सही है, सॉरी इसको 0 कर देते हैं, और हो गया। ठीक है जी, हम इसको उठाया और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। क्यों नहीं उठा रहा यार, ओके, इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन, हम यूं ही कर देते हैं भाई, पार कराएगा 13.75। अब देखें अभी भी नहीं उठा रहा, वाई नॉट, चलो खैर, इजिकल टू सम, प्रैक्टिस हो जाएगी,
फिर इज इक्वल टू सम और फिर इज इक्वल टू सम 22 इज इक्वल टू सम करा, टोटल वैल्यू उठाई यहाँ पे हमने, कितनी है 100। ठीक है, यहाँ पे हमने उठाई इज इक्वल टू सम, टोटल वैल्यू उठा लें इसकी 30 और इज इक्वल टू सम, यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यू उठा लेते हैं 130। ठीक है, सो फार सो गुड। अब प्रोपोर्शनेट मेथड के लिहाज से हम लोग बात कर लेते हैं। तो द बेसिक प्रिंसिपल and rule for impairment is the same as the fair value method, and so 4 million will again first be written off against the land and buildings। ठीक है, चलो जी, when NCI is measured using the proportional share of net assets, no goodwill attributable to the NCI is recognized. This means that the goodwill needs to this means needs to be grossed up when an impairment review is performed so that it is comparable with the recoverable amount। ठीक है, the goodwill of 19.6 million is grossed up by 100 divided by 80 to a value of 24.5 million। ठीक है, this extra 4.9 million is known as notional goodwill। ठीक है, the overall impairment is now कितनी आ गई, आप भी को बताया, मैं बता रहा हूँ 106, तो उसमें आप ऐड करें 24.5। ठीक है, और लेस कर दें 100 मिलियन, ये आ गया आपका 30.5 मिलियन। ठीक है, ऑफ विच 4 मिलियन has already been allocated to land and buildings। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी तक बेसिक प्रिंसिपल मैंने इम्पेयरमेंट क्या कहा है कि वैसे ही सेम ही होते हैं तकरीबन। ठीक है, 4 मिलियन जो है वो पहले रिटर्न ऑफ होगा लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट, फिर एनसीआई मेजर्ड होगी, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट्स में कोई गुडविल एनसीआई को एट्रीब्यूटेबल नहीं होगी। इसका मतलब है गुडविल को जो है वो हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा। किस तरह करेंगे, 19.6 को 100 डिवाइडेड बाय 80 करके ग्रॉस अप करेंगे तो ये 24.5 नजर आ रही होगी। तो एक्स्ट्रा 4.9 मिलियन जो है वो नोशनल गुडविल है। नोशनल गुडविल का क्या मतलब है भाई,
खाली गुडविल, ठीक है। तो ओवरऑल इम्पेयरमेंट जो है वो 30.5 की नजर आ रही होगी, कितना 106 प्लस 24.5 जो हमने निकाला है और माइनस 100, तो 4 मिलियन जो है वो ऑलरेडी एलोकेट हो जाएगा किसको, लैंड एंड बिल्डिंग्स को। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सिंस द रिमेनिंग 30.5 माइनस 4 मिलियन, जिसको आप कहोगे 26.5 मिलियन, exceeds the total notional goodwill. This is written down to zero. However, as only 19.6 million goodwill is recognized within the consolidated accounts, the impairment attributable to the notional goodwill is not recognized. The impairment charge in the consolidated statement of profit or loss is therefore कितना है जी, 19.6 million, and this is fully attributable to the owners of Lloyd Company। ठीक है, अब मैंने क्या बात करी इस पैराग्राफ में कि जो रिमेनिंग इम्पेयरमेंट है 26.5 मिलियन की, वो एक्सीड करती है नोशनल गुडविल को, जो कि जिसको हम जीरो पे लेकर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 19.6 मिलियन जो है वो रिकग्नाइज होगी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, बाकी इम्पेयरमेंट जो है वो एट्रीब्यूट होगी नोशनल गुडविल, जो कि रिकग्नाइज नहीं होगी। और इम्पेयरमेंट चार्ज जो है कंसोलिडेटेड पीएनएल में, प्रॉफिट और लॉस में, वो 19.6 मिलियन का ही होगा, जो कि लिपिड कंपनी के ऑनर्स को एट्रीब्यूटेबल होगा। ठीक है, अब मजीद बात करते हैं ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा जी, इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम क्या है भाई, 30.5 मेरी टोटल वो थी नोशनल वाली, माइनस 4 मिलियन जो कि हमने उस पर लगाई थी, प्लांट एंड बिल्डिंग पे 24.5 जो हमारी नोशनल को मिला के बन रही थी, ये आ गया। इज इक्वल टू सम 30.5 माइनस 4 माइनस 24.5। ठीक है, 2 मिलियन जो है इसका मैं अब एलोकेशन बताऊंगा। 1.25 मिलियन एलोकेटेड होगी प्लांट एंड मशीनरी को। ठीक है, किस तरह होगी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इज इक्वल टू सम 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 9। ठीक है, आप इसको ले लो 1.25। ठीक है, और 1.25 मिलियन जो है वो एलोकेट होगी प्लांट एंड मशीनरी को, और 0.75 एलोकेटेड होगी किसको, रिमेनिंग इंटेंजिबल एसेट्स को।
ठीक है, वही बात, as no assets have been previously revalued, all the impairment are charged to profit or loss। वही बात, बस यहाँ पे भी रिपीट हुई है, कॉपी पेस्ट हुई है। ठीक है, समझाना था काफी डिटेल में, तो इसलिए मैंने ये लिखा है, अदरवाइज कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। Attributable to the owners of Lloyd Company is कितना है जी? 24.4 million। ठीक है, तीसरा जी देख लो, 19.6 मिलियन गुडविल का, प्लस 80% जो ल्यूप्लाइड का हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाय 4 मिलियन बिल्डिंग का, प्लस 2 मिलियन प्लांट एंड मशीनरी का, और अदर इंटेंजिबल्स का। ठीक है, द इम्पेयरमेंट एक्सपेंस attributable to NCI is कितना है? 1.2 मिलियन। किस तरह भाई? 6 मिलियन का 20%, दैट्स इट। अच्छा जी, अब इसको समराइज करके दिखाना है पहले की तरह, तो वो भी दिखा सकते हैं हम लोग, दिखाएंगे, बल्कि दिस इज समराइज एज बिलो। क्या लिखूंगा? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, इम्पेयरमेंट, और आखिर में रिवाइज कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, आइए, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है भाई? 60 की नजर आ रही थी लैंड एंड बिल्डिंग, इम्पेयरमेंट मेरी -4 की थी, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट मेरा कितने का हो गया? इज इक्वल टू सम मैंने करा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको मैंने ट्रैक कर दिया, बस 56। आगे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मेरा कितना है भाई? 15 का ना था, इम्पेयरमेंट कितनी होगी? 1.25 की हम लोगों ने अभी ऊपर करी है वर्किंग, तो इसको हम लोग कर देते हैं इज इक्वल टू सम, सॉरी, इज इक्वल टू सम दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, इज इक्वल टू सम बाद में करते हैं, पहले हम लोग ये काम करते हैं, तो माइनस लगाना भूल गया, तो माइनस लगा दूं। अब करते हैं जी, इज इक्वल टू सम, 13.75। आगे चलें, इंटेंजिबल्स अदर देन गुडविल, 9, 0.75, और इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करा, माइनस दिस। चलें जी, यूं भी हो सकता है,
8.25। फिर गुडविल में 19.6 था। यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ -19.6 इज इक्वल टू सम करा, इज इक्वल टू करके भी कर सकते थे, ठीक है, मेरी आदत है बचपन से ऐसे करने की, तो कर दिया। 0। अब नोशनल गुडविल, वो ख्याली गुडविल याद है, ख्याली प्लॉव वाली गुडविल, तो ख्याली प्लॉव वाली गुडविल को 4.9 माइनस अगेन 4.9 और इज इक्वल टू सम करा, और 4.9 माइनस 4.9 ड्रैग मारा, क्या हो गया, 4 पॉइंट सॉरी 4.9 ओके, हो गया नोशनल गुडविल हो गई। नोशनल गुडविल के बाद करंट एसेट्स, भाई करंट एसेट्स हमेशा रिकवरेबल अमाउंट पे ही होते हैं और उस पे इम्पेयरमेंट एलोकेट नहीं होती है, तो 22 यहाँ पे टू सम जस्ट दिखाने के लिए बाई वर्किंग दिखानी है, तो 0 माइनस 22 माइनस ऊपर से पकड़ा नीचे तक खींचा, फोर वन और 0.5 और 9.6 4.9, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा सा हाँ मसला है, और वो मसला ये है 0.75 30.5, ठीक है, इज इक्वल टू सम, ऊपर से पकड़ो नीचे तक खींचो, 101.5 दे रहा है, अगेन 56 13.75 9.75, थोड़ा सा फॉर्मूला एरर, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 100 हो गया, और हमारा ये पोर्शन, ये वाला एरिया इस क्वेश्चन का हुआ खत्म। आई होप समझ में आया होगा सोल्यूशन। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट अब रिक्वायरमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में जो है हमारा सी पार्ट आता है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं क्वेश्चन की, और सॉरी नीचे चला गया था ये रहा। और अब हम लोग देखते हैं इसको, हाउ द कह रहा है C1 में, हाउ द कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ Hamad company should be measured on 1st July 2007. Your answer should include a discussion of why only some of the cost of the replacement share-based payment scheme should be included within the consideration. 4 marks, ठीक है, 4 marks मिलेंगे भाई इसके, और पकड़ा भाई, यहीं पे आ जाते हैं, और ओके वापस आए ऊपर, हमाद acquisition of Hamad company and share based payment. Lupet company acquired 60% of the 10 million equity shares of Hamad company on 1st July 7. अच्छा जी, two Lupet company shares are to be issued for every 5 shares acquired in Hamad company. These shares will be issued on 1st July X8. The fair value of the Lupet company share was $30, ठीक है, at 1st July 7. Hamad company previously granted a share-based payment to its employees with a 3
year vesting period at 1st July X7, the employees had completed their service period but had not yet exercised their options. The fair value of the options granted at 1st July X7 was 15 million. As part of the acquisition, Luplat Company is obliged to replace the share-based payment scheme of Hamad Company with a scheme that has a fair value of 18 million. At first, like there are no vesting conditions attached to this replacement scheme. Unrelated to the acquisition of Hamad Company, Luplat Company issued 100 options to 10,000 employees on 1st July X7. These shares are conditional on the employees completing a further 2 years of service. Additionally, the scheme required that the market price of the Luplat share had to increase by 10% from its value of 30 per share at the acquisition date over the vesting period. It was anticipated at first July 7 that 10% of staff would leave over the vesting period, but this was revised to 4% by 30th June exit. The fair value of each option at the grant date was 20. The share price of Luplat Company at 30th June exit was 32. And is anticipated to grow at a similar rate in the year ended 30th June X9. ठीक है जी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त सिनेरियो हमारे सामने आ गया। अब हम लोग चलें अपनी वर्कबुक पे और शुरू करते हैं। पहले तो C1 को हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमने कंसिडरेशन की बात करी, ठीक है। कंसिडरेशन की बात करेंगे तो IIFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन इसके ऊपर लगता है, ठीक है, जो कि कहता है रिक्वायर्स all considerations to be measured at fair value on acquisition of subsidiary, ठीक है। अब आगे बात करेंगे deferred shares should be measured at fair value at the acquisition date with subsequent changes in fair value ignored, ठीक है। Luplat company will issue क्या भाई, Luplat company will issue कितने थे, 2.4 मिलियन। किस तरह, अभी बता देते हैं आपको। will issue is equal to sum, okay, 10 मिलियन थे, ठीक है, इनटू कितना था भाई, पर शेयर मिल रहा था 2 डिवाइडेड बाय 5, 2:5 शेयर्स का रेशियो था, इनटू 60%, ठीक है, इनटू 60%, तो 2.4 million 2 million shares as consideration. The market price at the date of acquisition, at the date of acquisition was 33, ठीक है। So the total fair value is equal to some कितनी है जी, 2.4 मिलियन शेयर्स हैं और इनटू $30, 72, ठीक है, 72 मिलियन आ गया। एग्जामिनर इसके ऊपर डबल क्लिक मारेगा और आपकी वर्क चेक कर लेगा।
टेंशन ही कोई नहीं है, फिर आगे चलते हैं भाई। सिंस ल्यूबलाइट कंपनी is obliged to replace the share-based payment scheme of Mund company on acquisition. The replacement scheme should also be included as consideration, but only up to the fair value. Up to the fair value of the original scheme as at 1st July 2007. ठीक है जी। The fair value of the replacement scheme at the grant date was $18 million. However, the fair value of the original and company scheme at the acquisition date was only 15 million. As such, only 15 million should be added to the consideration. ठीक है? The total consideration should be valued at as कितनी होगी भाई? is equal to कम करा 72 और उसके अंदर 15 मिलियन और ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया 87 मिलियन। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने क्या बात करी, सिंपली IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन कहता है कि सारी कंसिडरेशन आपने मेजर करनी है फेयर वैल्यू पे ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ अ सब्सिडरी। डेफर्ड शेयर को जो है, डेफर्ड शेयर्स यानी जिसकी पेमेंट हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है, उसकी जो फेयर वैल्यू मेजर होगी एक्विजिशन डेट पे होगी। सब्सिक्वेंट चेंजेस आती रहेंगी फेयर वैल्यू में जो कि आपने इग्नोर करनी, जो कि इग्नोर हुई है। लिक्विड कंपनी जो है वो इशू कर रही है 2.4 मिलियन शेयर्स, किस तरह पे 10 मिलियन है और हर 2 शेयर्स के बदले में 5 देगी 60% के हिसाब से, तो ये हमारे 2.4 मिलते हैं एज कंसिडरेशन दे रही है। मार्केट प्राइस हमने निकाल दी है कि भाई 30 है, तो भाई 2.4 मिलियन इंटू 30 72 मिलियन आ गया। ल्यूबलाइट कंपनी जो है वो रिप्लेस कर रही है शेयर बेस्ड पेमेंट को, ओब्लाइज्ड है इसके लिए, तो हार्मंड कंपनी एक्विजिशन पे रिप्लेसमेंट स्कीम को इंक्लूड करेगी कंसिडरेशन पे और अप टू द फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल स्कीम। 1 जुलाई 7 को फेयर वैल्यू जो है रिप्लेसमेंट स्कीम की ग्रांट डेट की वो कितनी है 18 मिलियन, जबकि फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल हार्मंड कंपनी स्कीम जो है वो कितनी है 15 मिलियन। 15 मिलियन जो है वो ऐड कर लिया जाएगा कंसिडरेशन पे, कर लिया जाएगा, तो 72 और 15 को ऐड करो कितना हो गया 87 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट भी अपने एंड को पहुंची और हम लोग इस क्वेश्चन के बस एंड पे पहुंच ही रहे हैं, और जिसके लिए हमें अब लास्ट रिक्वायरमेंट करनी है कौन सी, how much of the expense for the share based payment scheme should be recognized in the consolidated statement of profit or loss for Liplight company for the year ended 30th June next date. Your answer should include a brief discussion of the relevant principles and the vesting condition impact on the calculation. अब ये हमारी कितने की है 5 मार्क्स की है, और इसके लिए जो हमारा एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा जो कि हम लोगों ने अभी
थोड़ी देर पहले देखा भी है कि इशू कर रहे हैं 100 ऑप्शन 10,000 एम्प्लॉयज को 1 जुलाई X7 को। शेयर जो है कंडीशनल है, एम्प्लॉयज कंप्लीट करेंगे फर्दर 2 years फॉर द सर्विस। एडिशनली स्कीम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट प्राइस ऑफ लिमिटेड कंपनी शेयर जो है इंक्रीज होगी 10% से फ्रॉम इट्स वैल्यू ऑफ 30 पर शेयर एट द एक्विजिशन डेट ओवर द वेस्टिंग पीरियड तक। अच्छा जी, और ये एंटिसिपेटेड अंदाजा लगाया गया 1 जुलाई X7 को 10% स्टाफ जो है वो छोड़ के चला जाएगा, और जो कि रिवाइज हो रहा है X8 में 4% पे। और फेयर वैल्यू जो है हर ऑप्शन की एट द डेट वो ग्रैंड रेट कितनी है 20 मिलियन, ओ सॉरी 20 है। और शेयर प्राइस ऑफ लिक्विड कंपनी एज एट X8 कितनी है 32। ठीक है, एंड इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट सिमिलर रेट इन द ईयर एंडेड 30 जून X9 को भी इसी रेट से बढ़ती हुई का अंदाजा है, अंदेशा है। ठीक है। तो अब हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं फाइनली। ठीक है जी। तो जी हमारी अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को हम लोग जरा करना शुरू करें। एक्सपेंस रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट स्कीम। ठीक है। द बात करें जरा इजिकल टू, यहाँ पे मैं कर दूं जरा कैलकुलेशन, इजिकल टू सम। अच्छा जी, कितना आएगा 18 था और -15 मिलियन निकाल दिया। 3 मिलियन not included within the consideration, ठीक है, should be treated as post part of the post acquisition package। ठीक है, ये अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेशन करके हटे हैं 3 मिलियन की। ठीक है, जो कि कंसिडरेशन में इंक्लूडेड नहीं है, ये डेफर कंसिडरेशन वाली बात जो कि होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन पैकेज में आना चाहिए फॉर द एम्प्लॉयज एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद फॉर एम्प्लॉयज and measured in accordance with IFRS to share based payment, ये होना चाहिए। ठीक है, as there are no further vesting conditions, it should be recognized as a post acquisition expense immediately। ठीक है, 3 मिलियन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है कंसिडरेशन में, जो भी अभी अभी हम पर ने कंप्यूट करी है पहले पार्ट में। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन पैकेज में ये एम्प्लॉयज के होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द IFRS 2। और कोई फर्दर इन्वेस्टिंग कंडीशन जो है वो रिकग्नाइज नहीं हुई है पोस्ट एक्विजिशन एक्सपेंस में इमीडिएटली। अभी तक सिर्फ मैंने इतनी सी बात करी है। अब आगे आता हूँ, कंडीशन रिलेटिंग टू द शेयर प्राइस of Liu Loico is a market-based vesting condition. These are adjusted for in the calculation of the fair value at the grant date of the option. ठीक है, an expense is therefore recorded in the consolidated profit or loss
ल्यूलॉयड कंपनी। ठीक है जी। ठीक है जी, ल्यूलॉयड कंपनी एंड corresponding credit to equity। ठीक है, irrespective of whether the market based vesting condition is met or not। सही है जी। आगे बात कर लिए, कंडीशन जो है शेयर प्राइस ल्यूलॉयड कंपनी की वो मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन होनी चाहिए थी, जो कि एडजस्टेड होंगी कैलकुलेशन फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट पे। ऑप्शन की एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड होगा ल्यूलॉयड कंपनी के पीएनएल में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इक्विटी में जाएगी इररिस्पेक्टिव के मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन मीट हुई भी है या नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, द एडिशनल 2 year service is a non-market based vesting condition. The expense and credit to equity should be adjusted over the vesting period as expectations change regarding the non-market based vesting condition। ठीक है, एडिशनल 2 साल की जो बात हो रही है सर्विस की, वो नॉन मार्केट वेस्टिंग कंडीशन है, वो एक्सपेंस होंगी, क्रेडिट होगी, इक्विटी में एडजस्टेड होंगी वेस्टिंग पीरियड में, और एक्सपेक्टेशंस चार्ज जो है नॉन मार्केट वेस्टिंग कंडीशंस के आ रहेंगे। तो करेक्ट चार्ज क्या होगा, अब वो बता देता हूँ भाई। द करेक्ट चार्ज टू द प्रॉफिट और या लॉस एंड credit to equity in the year ended 30 जून 2008 क्या आ जाएगा भाई। देखो इजिकल टू सम मारा मेरे फॉर्मूले का 10,000। ठीक है, इनटू कितना है भाई, 96% है ओवरऑल। ठीक है, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 थी वैल्यू, 100 एम्प्लॉइज, 10,000 एम्प्लॉइज थे, 100 शेयर ऑप्शंस थे, क्या वैल्यू थी 20 थी ग्रांडेड पे, और 2 साल का, 1 साल हुआ है 2 साल में से, तो 1/2। ठीक है, सो ओके, थोड़ा सा इसने सही नहीं उठाया, तो एक दो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 96%, तो 0.96, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 100 multiply by 20 fair value multiply by 1 divided by 2, ये आगे ब्रैकेट क्लोज कर से। सो यह सही उठा नहीं रहे, सो तो इसको मैं मैनुअली लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा बनेगा 9.6 मिलियन। ठीक है, 9.6 मिलियन बन गया। अब उन्होंने उठा लेता है, कभी कभी इशू हो जाता है, वो दोबारा करने से हो जाता है, लेकिन लिख लिख के थक गए, तो नेक्स्ट टाइम सही कर लेंगे। तो देखो सिंपली मैंने करा क्या है यार, फाइनली मैंने सिर्फ इसकी करेक्टिंग एंट्री बता दी, और बेसिकली होता क्या है, बेसिकली देखो क्या है टेक्निक, क्या है बहुत सिंपल सी है, कि मैंने स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट बताई है, और सिर्फ जो सिनेरियो में होता जा रहा है
उससे कनेक्ट करता जा रहा हूँ अपनी अकाउंटिंग नॉलेज को, स्टैंडर्ड्स की नॉलेज को। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा है। आपके सामने पूरा सोल्यूशन जो है वो मैंने ड्राफ्ट करा है, ऐसे ही हमने लेके चलना है। मजीद क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे जाके। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा। बाय बाय।